मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल टोटल 8 लेक्चर्स पर बेस्ड टॉपिक है। इसका आज सेकंड टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, एक बार आप समझ लें कि अगर यहां पर एक चार्ज प्लस क्यू है और यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, तो यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का मतलब यह होता है कि यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये यूनिट पॉजिटिव, ये सोर्स चार्ज क्यू इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा। इसी फोर्स को कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। मैंने आपको बताया है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करता है, एक अमाउंट ऑफ सोर्स चार्ज पर और दूसरा डिस्टेंस पर। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। आज हम लोग इसी फॉर्मूला को और अगले डेरिवेशन में यूज करेंगे। तो आइए लेट मी स्टार्ट। अभी हम आपको एक नोट्स बताने वाले हैं, क्या है वो नोट देख लें। यहां पर एक चार्ज Q1 है और चार्ज Q1 के कारण एक पॉइंट P पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। एक दूसरा चार्ज Q2 है, उतने ही डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 प्रोड्यूस कर रहा है। चार्ज Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और चार्ज Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो ये E1 E2 और Q1 Q2 के बीच में क्या रिलेशन है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो लिखा हुआ है E1 इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज Q1। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाए या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाए, ये एक ही बात हुआ। E2 ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेम पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2। मैंने बताया कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो E1 के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R स्क्वायर। E2 के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R स्क्वायर, क्योंकि R दोनों चार्ज के लिए सेम है। अब हम लोग डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 को हम लोग डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से। तो E1 बाई E2 मिलेगा। इक्वेशन 1 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R स्क्वायर। इक्वेशन 2 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R स्क्वायर। यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। R1 और R1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा Q1 डायरेक्ट आप कह सकते हैं, आपको मिलेगा E1 बाई E2 इज इक्वल टू Q1 बाई Q2। तो अगर डिस्टेंस सेम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो चार्ज के रेशियो के बराबर होता है। इससे संबंधित एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। आइए क्या ये क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 3 × 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम एट ए पॉइंट इन स्पेस। चार्ज का वैल्यू दिया गया है Q1 2 माइक्रोकूलम का है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है 3 × 5 न्यूटन पर कूलम का। उसके बाद आपको बताया गया है इफ दिस चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय अनदर चार्ज, अब इस चार्ज को हटा दिया गया है बाय अनदर चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम, देन हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस एट द सेम पॉइंट। उसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये बताना है E2। तो आप देख रहे हैं कि चार्ज को पहले 2 माइक्रोकूलम था, अब 4 माइक्रोकूलम हो गया है। तो 2 को 4 टाइम्स इंक्रीज किया है चार्ज को, तो ऑब्वियसली कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले 3 था तो अब ये 12 हो जाएगा। हालांकि आप इसे सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है कि E1 डिवाइडेड बाई E2 होता है Q1 डिवाइडेड बाई Q2। इसे अगर आप रिवर्स कर दें तो E1 बाई E2 हो जाएगा Q2 बाई Q1, Q2 डिवाइडेड बाई Q1। तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई Q1 इंटू E1। अब आप वैल्यू पुट कर दें। Q2 का वैल्यू है 8 माइक्रोकूलम, Q1 का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, E का वैल्यू है 3 × 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। तो माइक्रोकूलम कैंसिल हो जाएगा, 2 4 साइड कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 10 to the power
5 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। मैंने दिखाया E1 by E2 इक्वल टू Q1 by Q2, E1 का वैल्यू पुट किया गया है, इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया है, तो 12 न्यूटन पर कूलम आ गया। ये इसका आंसर हो गया। ये पहला नोट था। तो मैं समझता हूं कि E1 by E2 पर आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। आइए अब हम लोग चले आते हैं सेकेंड टॉपिक, सेकेंड नोट पर। पिछले वाले नोट में मैंने चार्ज का वैल्यू डिफरेंट लिया था, लेकिन डिस्टेंस को सेम लिया था, और इस बार जो है वो आपको चार्ज का वैल्यू सेम होगा और डिस्टेंस अलग अलग होगा। ये हम बताना चाहते हैं आपको। चार्ज क्यू है पॉइंट P1 पर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और पॉइंट P2 पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो E1 इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 ड्यू टू चार्ज प्लस Q, E2 इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 ड्यू टू सेम चार्ज प्लस Q। E1 का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 Q by R1 स्क्वायर, चूंकि चार्ज दोनों का Q है। E2 हो जाएगा 1/4 Q2 by R2 स्क्वायर। अब आप 1 को डिवाइड करेंगे 2 से। जब आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4 Q by R1 स्क्वायर, 1/4 Q by R2 स्क्वायर। 1/4 कैंसिल हो जाएगा, Q और Q कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1/R1 स्क्वायर और 1/R2 स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो E1 by E2 हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1, ये हो जाएगा। आइए इस पर भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं। लिखा हुआ है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ड्यू टू सेम चार्ज is found to be 4:9. What is the ratio of distance? इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो दिया हुआ है E1 by E2, ये 4/9 है, और आपको मालूम करना है R2 by R1 का रेशियो। सॉरी, आपको मालूम करना है कि R1 by R2 का रेशियो क्या होगा। तो फॉर्मूला E1 by E2 इज इक्वल टू R2 by R1। E1 by E2 का वैल्यू आया 4/9 R2 by R1। अब आप यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ आकर के ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट 4/9 R2 by R1। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो R2 by R1 का हो जाएगा वैल्यू 2/3। लेकिन हम लोग को R2 by R1 का वैल्यू नहीं निकालना है, हम लोग को R1 by R2 का वैल्यू निकालना है। तो R1 by R2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपको 3:2 आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है बल्कि एक डेरिवेशन है, और इस डेरिवेशन में हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड टेस्ट चार्ज के बीच रिलेशन बताएंगे। ऊपर देख रहे हैं एक चार्ज क्यों रखा गया है, ये सोर्स चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। P एक पॉइंट है जो कि O से R डिस्टेंस पर है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E, एक टेस्ट चार्ज रखा है प्लस Q, इस पर फोर्स लग रहा है F। तो ये Q दिखाया गया है, अमाउंट ऑफ सोर्स चार्ज एट O, Q है अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज एट P, F है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लस Q, E है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, और R डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम O है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये होता है 1/4 Q by R स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ से Q से मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ्ट साइड में Q ही हो जाएगा, और ये 1/4 Q into Q by R स्क्वायर। ये 1/4 Q1 Q2 by R स्क्वायर की फॉर्म में है, तो 1/4 Q into Q डिवाइड by R स्क्वायर, ये कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैंने इसके बदले में F लिख दिया है, आप इसके राइट साइड में लिख सकते हैं सिंस 1/4 pi epsilon naught into Q डिवाइडेड by R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये F हो गया। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा F by Q। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड टेस्ट चार्ज के बीच रिलेशन है। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग इससे करके देखते हैं। I'm sorry, यहां से अगर हम लोग रिलेशन जानते हैं E इज इक्वल टू F by Q, तो हम लोग यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा वो मालूम कर सकते हैं। आपको मालूम है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो इसका एक यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। इसका एक और यूनिट होता है जिसका नाम है वोल्ट पर मीटर, लेकिन वोल्ट पर मीटर कहां से आया है ये हम आपको बाद में बताएंगे। आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E, तो आप देखेंगे
इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू, लिखा हुआ है F डिवाइडेड बाई Q। तो F के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT माइनस 2, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ML T माइनस 3 A माइनस 1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। आइए अब इस रिलेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, अ टेस्ट चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम experiences a force of 9 Newton if placed at a point in an electric field. Find electric field at that point. थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, FIELD होगा। आइए तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लें। टेस्ट चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे, ये 3 इंटू 10 माइनस 6 कूलम हो जाएगा। फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 9 न्यूटन। आप फॉर्मूला जानते हैं, ये टेस्ट चार्ज Q से मैंने लिखा है, तो यहां पर इसको मिटा देते हैं। फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था F डिवाइडेड बाई Q। F का वैल्यू 9 न्यूटन, Q का वैल्यू 3 इंटू 10 माइनस 6 कूलम। जब 3 से 9 को आप कैंसिल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और 10 वो माइनस 6 से नीचे से ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। आइए दूसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है हाउ मच फोर्स विल एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 4 माइक्रोकूलम if placed in an electric field of 5 into 10 power 7 न्यूटन पर कूलम। चार्ज का वैल्यू दिया हुआ, टेस्ट चार्ज है 4 माइक्रोकूलम का, जो 4 इंटू 10 माइनस 6 कूलम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर 7 न्यूटन पर कूलम। आप जानते हैं आपको वैल्यू जो मालूम करना है वो फोर्स का वैल्यू मालूम करना है। E इज इक्वल टू F बाई Q होता है, तो F इज इक्वल टू E इंटू Q हो जाएगा। E का वैल्यू 5 इंटू 10 पावर 7, Q का वैल्यू 4 इंटू 10 माइनस 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्स 200 न्यूटन आ जाएगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 2 इंटू 10 पावर 2 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर फील्ड और चार्ज दिया हुआ है तो आप फोर्स कैसे मालूम कर सकते हैं, और अगर फोर्स और चार्ज दिया हुआ है तो आप फील्ड कैसे मालूम कर सकते हैं, ये आपने देख लिया। आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिमार्क 5 पर। रिमार्क 5 लिखता है, सपोज कीजिए कि आपके पास एक चार्ज है प्लस Q। इस चार्ज को आपने मान लिया जाए कि इस पॉइंट पर फिक्स कर दिया है। अब अगर आपने यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगाएगा। लेकिन अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब यहां पर रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। उसी तरह से अगर आप यहां पर रखेंगे तो इधर फोर्स लगाएगा, यहां पे रखेंगे तो ये इधर फोर्स लगाएगा, यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इस चीज को कहा जाता है रेडियली आउटवर्ड। मतलब आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आपने ये चार्ज निगेटिव कर दिया, यहां पर अगर आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है तो ये निगेटिव चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पर रखा है तो ये निगेटिव चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर पुल करेगा। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, और ये इधर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड होता है, लेकिन आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण ये रेडियली इनवर्ड होता है। तो ये आपको एक नोट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, बट ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज इट इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका क्या एक्सीलरेशन होता है।
अभी हमने फॉर्मूला डेवलप किया है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ए। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मैंने लिख दिया m इंटू ए, दिस इज इक्वल टू क्यू ई, ए इज इक्वल टू हो जाएगा q डिवाइडेड बाई m। तो ये आपको रिलेशन मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के बीच में। अब आप यहां पर देखेंगे कि एक्सीलरेशन डिपेंड करता है चार्ज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर और मास पर। तो यहां पर लिखा हुआ है कि इट इज ऑब्वियस दैट ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, मतलब पार्टिकल का अगर मास ज्यादा हुआ तो इसका एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन बोथ आर मूविंग इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस किया गया है वो दोनों के लिए सेम है। सपोज कीजिए कि ये चार्ज प्लेट है और ये चार्ज प्लेट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप इलेक्ट्रॉन को रखें चाहे आप प्रोटॉन को रखें, दोनों के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। दूसरा, दोनों के लिए आप देखेंगे कि चार्ज भी सेम हो जाएगा, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर उतना चार्ज प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, जबकि प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। अब इन दोनों का एक्सीलरेशन होगा, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है m के, मतलब जिसका मास कम होगा उसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.31 इंटू 10 टू द इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है, जबकि प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कम है, इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। तो आपसे पूछा गया है विच विल हैव ग्रेटर एक्सीलरेशन, तो ऑब्वियसली कि जिसका मास कम होगा इसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का मास कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। तो देख लें आप इसको। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था। इस तरह से लेक्चर 2 हमारा कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम आपको लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे इसी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के आप नोट्स और लेक्चर्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको लगातार हमारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। अभी हम लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं। जब बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा तो फिर हम लोग नीट और जेईई के क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको नीट और जेईई का क्वेश्चन भी बताया जा सके।